Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 146. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पाँचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 146 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 146 पार्ट 5 के चैप्टर 4 से रिलेटेड है और चैप्टर 4 जो है बेसिकली द यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 146 basically talk about officers and servants and the expenses of the Supreme Court. आर्टिकल 146 में सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स, सर्वेंट्स और एक्सपेंडिचर्स पर चर्चा की गई है। आगे की स्लाइड्स में इसी आर्टिकल के क्लॉज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल 146 क्लॉज फर्स्ट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other judge or officer of the court as he may direct, provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the court shall be appointed to any office connected with the court save after consultation with the Union Public Service Commission. सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट भारत का चीफ जस्टिस करेगा या उस कोर्ट का ऐसा अन्य जज या ऑफिसर करेगा जिसे चीफ जस्टिस निर्दिष्ट करे, लेकिन राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो राष्ट्रपति द्वारा नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से कोर्ट से जुड़ा नहीं है, उसे कोर्ट से संबंधित किसी पद पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन करके ही अपॉइंट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें पहली बात तो यह कह दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होंगे, उनकी जो नियुक्ति होगी, इनको जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उनका अपॉइंटमेंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करने के लिए नहीं रहता है, तो कोई भी अन्य जज जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्देशित करता है कि यह जज या यह ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है किसी ऑफिसर और सर्वेंट्स को अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो यह भी हो सकता है। अब इसका मतलब यह तो नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को ऑफिसर और सर्वेंट्स रख लिया जाए जिसको न्याय की कोई नॉलेज ही ना हो, है ना। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह ऐसे किसी मामले को यह कह सकता है कि आप पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन कीजिए और उसके बाद इस व्यक्ति को अपॉइंट कीजिए जिसको कानून से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको कानून की नॉलेज नहीं है, ऐसे केस में। आर्टिकल 146 क्लॉज सेकंड, subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by the rules by the Chief Justice of India or by some other judge or officer of the court authorized by the Chief Justice of India to make rules for the purpose, provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President. पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के सर्विस के कंडीशन ऐसी होंगी जो भारत के चीफ जस्टिस या उस कोर्ट के ऐसे अन्य जज या ऑफिसर द्वारा जिसे भारत के चीफ जस्टिस ने इस पर्पस के लिए नियम बनाने के लिए ऑथोराइज किया है, लेकिन इस क्लॉज के तहत बनाए गए नियम जहां तक वे सैलरीज, अलाउंसेस, लीव और पेंशन्स से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। देखिए, इसे बड़े ही आप आसान शब्दों में समझिए। आप भी कहीं भी जॉब करते होंगे तो वहाँ पे कुछ सर्विस और कंडीशन बता देते होंगे आपको कि आपको ये सर्विस करना है, 8 घंटे की जॉब करनी है और आपकी ये कंडीशंस हैं। तो इसी तरीके से जो सर्विस और कंडीशंस होंगे ऑफिसर्स और सर्वेंट्स के जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किए जाएंगे,
तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं डिसाइड करता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए पर्टिकुलर कोई जज, अन्य जज या ऑफिसर द्वारा जो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नियम बनाने के लिए ऑथोराइज किया गया है उसके द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इस क्लॉज के तहत बनाए गए नियम जहाँ तक वे सैलरीज, अलाउंसेस, लीव और पेंशन से संबंधित होंगे वो राष्ट्रपति के अप्रूवल की उसमें आवश्यकता होगी। आर्टिकल 146 क्लॉज थर्ड, the administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of the officers and servants of this court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other monies taken by the court shall form part of that fund. सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को या उनके संबंध में दिए जाने वाले सभी सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स हैं जो भारत के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होंगे और उस कोर्ट द्वारा ली गई फीस और अन्य धनराशियां उस फंड का पार्ट होंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को मिलाकर वो जो है एक्सपेंसेस चार्ज होंगे किस पर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। और मान लीजिए कोई फीस आता है, अगर मान लीजिए दो पक्षकार लड़ रहे हैं कोर्ट में जाकर तो वो फीस वगैरह कुछ जमा करते हैं इस तरीके की, तो वो जो फीस किसका पार्ट हो जाएगा? अब वो भी पार्ट हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। खर्चे भी उसका पार्ट और जो आई है इनकम वो भी उसका पार्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.